बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नैद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक ऐसी फ़ीमेल राइटर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। ये नेम आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। ये फ़ीमेल राइटर्स में एक बहुत ही बड़ा बड़ा नाम और उसके अलावा लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया और मॉडर्निस्ट राइटर जिन्हें हम कहते हैं। और जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये जो राइटर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और उसके अलावा कैसे इसकी लाइफ हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार रही, कैसे इसने अपना राइटिंग कैरियर स्टार्ट किया। तो आज की वीडियो में वर्जीनिया वुल्फ की जो एक लाइफ बायोग्राफी है, उसकी जो बायोग्राफी है लिटरेरी इनोवेशन की जो इसने लिटरेचर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि इसने लोगों को बताया कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसने ट्रेडिशनल वेज़ को कैसे ब्रेक किया और कैसे इसने अपनी राइटिंग स्टार्ट की, तो आज की वीडियो में हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हू वाज़ वर्जीनिया वुल्फ? एडिलीन वर्जीनिया वुल्फ जो है ये एक इंग्लिश राइटर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने जो उनसे विक्टोरियन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस थे जिसके ज़रिए से राइटर्स लिखते थे और जैसे वो अपनी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते थे, कैसे वो कैरेक्टर्स की लाइफ्स के बारे में बताते थे, उसको इसने उन वेज़ को इसने ब्रेक किया और इसने नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस को, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सोशल चेंज को इसने अपनी राइटिंग्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। और उसके अलावा इसकी जो-सी राइटिंग्स है फेमिनिज़्म के पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजी और आर्टिस्टिक फ्रीडम के लिहाज से हम उसे देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी अगर चाइल्डहुड और इंस्पिरेशंस की बात करें तो ये जो-सी है ये एक वेल्थी इंटेलेक्चुअल लंदन फैमिली में ये पैदा हुई थी और इसका इसके फादर जो से हैं सर लेस्ली स्टीफन जोन से हैं, वो एक फेमस एडिटर और क्रिटिक थे। तो मतलब इसका जो से शुरू से ही घर का एक एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि ये आगे फर्दर अपना अपना जो-सा एक राइटिंग करियर है उसको परस्यू कर सके। अब इसकी जो-सी फैमिली थी, क्योंकि वो एक वेल्थी फैमिली थी, सो दे स्पेंड देयर समर एट टैलेंट हाउस इन कॉर्नवॉल। अब ये हमारी जैसी फैमिलीज़ में तो ऐसे नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा वेल्थी लोग होते हैं वो अपने समर्स वेकेशन, विंटर वेकेशंस को कहीं और ही स्पेंड करते हैं, कहीं न कहीं घूमने फिरने में। तो इसने इनकी जो फैमिली है वो टैलेंट हाउस में अपना समर्स को स्पेंड करती थी, जहाँ इसको जिन चीज़ों ने इसे बहुत इन्फ्लुएंस किया लिखने में, इसकी राइटिंग स्टाइल को, इसके थीम्स को। वो जो एक समुंदर के किनारे होता था तो वहाँ साउंड ऑफ वेव्स और लाइट हाउसेस जो से हैं इसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे लिखने के लिए। और इवन इसका टू द लाइट हाउस बहुत ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट वर्क भी है। उसके अलावा चैलेंजेस एंड रेजिलियंस देखें तो इसने अर्ली लॉसेस जोन से, तो उसमें इसकी मदर, और जब ये 13 की थी तो इसकी मदर की डेथ होगी। और सबसे पहले इसे मेंटल ब्रेकडाउन उस वक्त हुआ था। फिर मेंटल हेल्थ की बात करें तो शी बैटल्ड व्हाट वी नाउ कॉल बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर से भी इसने बैटल किया बहुत ज़्यादा। और इसको एक डीप किस्म का डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा ही इसको एक बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी ये इस अपनी मदर की डेथ के बाद। उसके अलावा राइटिंग जो है इसके लिए एक थेरेपी का काम करती थी, जो कि इसको पीस प्रोवाइड करती थी, जो कि इसको काम करती थी। तो ये अपना केओस जो-सा है उसको राइटिंग में जब कन्वर्ट करती थी तो इसको पीस मिलता था। तो इसकी वजह से ये हाई आर्ट क्रिएट करती थी, मतलब इसकी जो राइटिंग है उसे हम हायर फॉर्म ऑफ आर्ट भी कह सकते हैं। उसके अलावा स्पॉटी पार्टनरशिप जो-सी है, जब इसने लियोनार्ड वुल्फ से 1912 में शादी की तो उसके वजह से इसे एक स्टेबल प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिला कि ये लिख सके और अपनी जो-सी फर्दर अपनी राइटिंग है उसको परस्यू कर सके। तो इसकी मैरिड लाइफ अच्छी थी। उसके अलावा दी ब्लोम्सबरी ग्रुप में अगर बात करें तो इसका जो सर्कल था उसमें ऐसे राइटर्स, ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि इंटेलेक्चुअली सोचते
होते थे वो इंटेलेक्चुअल्स थे, और जिसकी वजह से इसने नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया और नई-नई वैल्यूज़ को इसने देखा, और इसने फेमिनिज़्म पे, सेक्सुअल फ्रीडम पे, पैसिफिज़्म पे, इसने विक्टोरियन मोरालिटी पे लिखा, ठीक है। अगर आर्टिस्टिक शिफ्ट की बात करें तो इसका इसका जौन-सा एक ऐसा एनवायरनमेंट जौन-सा है वो क्रिएट हुआ इन लोगों के मिलने के बाद, जहाँ वुल्फ ने बिल्कुल फ्री एक खुद को फ़ील किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जौन से नॉवेल्स हैं उनकी नई-नई फ़ॉर्म्स को वो देख सके, उन पे लिख सके। उसके अलावा इसका एक जौन-सा है रेवोल्यूशनरी स्टाइल जौन-सा था, ये जो लाइन्स मैंने लिखी हैं उनमें वो आपको वाज़ह नज़र आएगा। तो आप ये लाइन्स को अपनी किसी भी अगर आप पेपर्स में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ भी आप इसे कोट कर सकते हैं। इसका जौन-सा ये जो वर्क है मिसेस डैलोवे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक लैंडमार्क नॉवल था। एक लैंडमार्क नॉवल था जो कि एक क्लारिसा डैलोवे की लाइफ पे है, और एक वन डे में ही लिखा था। इसके अंदर सबसे पहले इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगर आप मैं आपको बिल्कुल एक आसान अल्फाज में समझाऊँ तो हमारी जो एक ज़हन है, हमारी सोच, हमारी थॉट्स, हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का जो सा एक बहाव होता है, एक करैक्टर के ज़हन में क्या-क्या चल रहा होता है, जब उसको पोर्ट्रे करती है राइटर, तो उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। टू द लाइट हाउस जोन-सा है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मैंने पहले भी आपको बताया, और इस पे जब मुझे मिला था मेरे टीचर ने कहा था कि इसके ऊपर आप कुछ अपने पर्सपेक्टिव्स भी दें, और इसका एक डीपली एनालिसिस जब मैंने किया था तो ये बहुत एक खूबसूरत वर्क है जो कि उसने लिखा, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें यूज़ की गई है तो बाज़ दफ़ा आपको ज़रा समझना पड़ता है, बहुत गौर से पढ़ना पड़ता है वो कैरेक्टर्स की जो इनर फीलिंग्स हैं उनको समझने के लिए। सो ये जौन-सा है ये एक बहुत एक अच्छा वर्क है। मैं इसके जितने वर्क्स हैं उनके ऊपर मैं अलग से भी वीडियोज़ बनाऊँगी एक-एक करके, ताकि आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इसके सारे वर्क्स की। तो यहाँ सिर्फ़ एक छोटे-छोटे आपको उनके बारे में चंक्स दिए गए हैं कि उन्हें अगर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं या वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आप लिख सकें। अ चैंपियन फॉर वुमेन, अ रूम ऑफ वन्स ओन, विमेन के बारे में जो इसने लिखा उसमें अ रूम ऑफ वन्स ओन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वर्क पे भी मैं इस वर्क पे भी ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। उसके अलावा दी होगार्थ प्रेस जोन सी है, इसका कुछ यूं किस्सा है कि जब इसकी लियोनार्ड से शादी हुई तो इन लोगों ने अपना ही एक हैंड प्रेस जोन सा है वो खरीदा, और अपने ही डाइनिंग रूम में 1917 में इन्होंने बुक्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वर्जीनिया को अपने जो से एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स थे उनको पब्लिश करने का मौका मिला, और उसके अलावा इन्होंने जो फेमस राइटर्स हैं, टी.एस. इलियट इज़ वन ऑफ ग्रेट राइटर्स, और इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड जिसके साइको एनालिटिक थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी इसने पब्लिश किया, सॉरी उनके वर्क्स भी इसने पब्लिश किए। अगर माइलस्टोन्स ऑफ अ जीनियस की बात करें तो ये जो है 1882 में लंदन में पैदा हुई एक इंटेलेक्चुअल स्टीफन फैमिली में। 1912 में लियोनार्ड वुल्फ से शादी हुई तो वहाँ लिटरेरी कैरियर स्टार्ट हुआ। 1925 से 29 में इसने अपने फेमस वर्क्स, एसेज को पब्लिश किया, नॉवेल्स को, और इसके अलावा 1941 में इसकी डेथ हो गई, एंड शी वाज दी वन ऑफ ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट राइटर। और आज भी इवन इसका वर्क जो-सा है हम तो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं। कभी इसकी कोई वर्क, कभी कोई वर्क, कोई इसके ऊपर हमें असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा ये फेमस राइटर है। आई होप आज की जो वीडियो है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या आपको लगा है कि मैंने उसे क्लियर नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर नए टॉपिक्स पे, नई चीज़ों पे वीडियोज़ आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।